हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड। तो हम जैसे कि यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोमिनेंट और बहुत प्यारा सा टॉपिक है। कई बार इसके रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा में चक्कर भी आते हैं बच्चों को गड़बड़ भी लगती है, लेकिन बड़ा प्यारा टॉपिक है, अच्छा है, सीखने वाला है। ठीक है, तो हम अगले 10-15 मिनट में क्या होता है रमन इफेक्ट और क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी, डिटेल में नहीं जाना, डेरिवेशन में नहीं जाना, कुछ है भी नहीं ऐसी डेरिवेशन। ठीक है, हमने सिर्फ ये सीखना है कि क्या क्रक्स है मोरल स्टोरी का, और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस तरह से उन्हें अपने आंसर करना है। उसमें जो जो दिक्कतें आती हैं वो सारी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे और बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़ी जल्दी से आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं फिर शुरू आज का काम। ठीक, रमन इफेक्ट सीखते हैं क्या होता है। तो रमन इफेक्ट बेसिकली क्या है, एक स्कैटरिंग फिनोमिना है। ठीक है, स्कैटरिंग फिनोमिना। तो हमें सबसे पहले जो शुरू में पता था वो एक स्कैटरिंग पता थी, एंड दैट वाज रेले स्कैटरिंग। तो भूमिका बना रहा हूं इसकी, जिसमें आपको मेन पॉइंट एक सिखाना है। तो रेले स्कैटरिंग में क्या होता था, ये आपको पता है, व्हाई द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। इसका आंसर इन्होंने दिया था कि ये स्कैटरिंग जो है ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पे, और वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिस लाइट की वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। इसीलिए व्हाइट लाइट जो कि ब्लू और रेड से मिलकर बनी हुई है, 7 कलर से, तो ब्लू की स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो सारा स्काई ब्लू दिखता है। और रेड लाइट की स्कैटरिंग बिल्कुल कम होती है, इसीलिए रेड लाइट ऐसी जगहों पे यूज की जाती है जहां पे हमें दूर तक देखना हो, जैसे डेंजर सिग्नल है ना। तो ये उन्होंने हमें मालूम था, लेकिन डॉक्टर रमन जब स्काई की जगह सी को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई सी का कलर भी ब्लू है सेम, लेकिन वो इस वजह से नहीं है जो रेले स्कैटरिंग का आंसर है। तो उन्होंने फिर मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया, और डॉक्टर रमन ने, इन्हीं के नाम पे हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फेब को। उस दिन उन्हें अवार्ड मिला था, 29 को मिला था वैसे, लेकिन नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट एशियन है ये साइंस में नोबेल प्राइज लेने वाले, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये फोटोन के साथ, लाइट के साथ इंटरेक्ट जिस तरीके से करते हैं उसमें एक और स्कैटरिंग ऑब्जर्व होती है। सिर्फ इस स्कैटरिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है, और वो स्कैटरिंग इलास्टिक नहीं होती, वो स्कैटरिंग इनइलास्टिक होती है। तो दो पॉइंट आपको, दो चीजें बड़ी अच्छी चीज समझ में लग गई। पहली के जो फोटोन की मॉलिक्यूल्स के साथ स्कैटरिंग है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बेसिकली बनेगा इसमें, वो डॉक्टर रमन ने दिया था। दूसरी कि स्कैटरिंग इलास्टिक नहीं होगी, अब इनइलास्टिक होगी। ठीक है, मतलब इनइलास्टिक मतलब अब मॉलिक्यूल को, जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी या तो कुछ लूज करेगा या कुछ गेन करेगा, सेम एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक, तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग है। और इसमें एक और बड़ी बड़ी प्यारी बात ये है इनइलास्टिक स्कैटरिंग में, कि ये जो डिपेंड करता है ना, ये जो स्कैटर है, जो फोटोन है, उस पर नहीं डिपेंड करता। जो मटेरियल है ना, जो स्कैटर कर रहा है फोटोन को, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉलिक्यूल के साथ कौन से फोटोन की इंटरेक्शन करवा रहे हो। और बेसिकली हमें समझ में भी आता है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है ना, एनर्जी लेवल होता है, तो उसके हिसाब से वो या तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या कुछ एनर्जी अमिट कर सकता है। तो ऑब्वियसली इस बात का इफेक्ट पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है, चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्कैटरर में जो है, आप इंसिडेंट फोटोन की क्या फ्रीक्वेंसी लगा रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा, इसमें अगर आप मटेरियल को क्रिस्टल ले लोगे, लेटिस जो है हम लेते हैं, उसमें भी एक बात देखने वाली है, उसमें भी एक बड़ी कमाल की, बड़ी प्यारी सी बात आती है कि उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर लोअर टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो लेटिस वाइब्रेशंस बहुत कम है, तो उस केस में रमन इफेक्ट में शार्प लाइंस ऑब्जर्व होती हैं। शार्प लाइंस क्या होता है, रमन इफेक्ट हमने पढ़ लिया, उसमें लाइंस आती हैं। इनइलास्टिक स्कैटरिंग में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी या तो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, मॉलिक्यूल या तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है या अमिट कर रहा है।
फोटोन उसी हिसाब से स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी कम ज्यादा कर रहा है, तो उसी की लाइंस ऑब्जर्व होती हैं, उसे हम रमन स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्रिस्टल के केस में लाइंस या तो शार्प हो जाती हैं, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो वो लाइंस शार्प से ब्रॉड होनी या डिफ्यूज होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो स्कैटर अगर हम क्रिस्टल लैटिस ले लेंगे तो कहानी कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो अभी हम अगर इसमें बात करें तो हमारे पास होता क्या है उसको देखते हैं। रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा में सिखा रहा हूं पहले, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी हो सकता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हम पहले सीखेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। ठीक है, किस तरह से काम करता है हम बना लेते हैं इसे। तो रोटेशनल में हमने पढ़ा हुआ है, पूरा सारा डिटेल में रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा हुआ है। तो उसमें एनर्जी जो होती थी कितनी होती थी जेथ लेवल की, h²/2y JJ+1। ठीक है, इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में hc से डिवाइड करके एक रोटेशनल कांस्टेंट ले लिया था bjj+1। और उसमें सिलेक्शन रूल अगर आपको याद होगा तो सिलेक्शन रूल रोटेशन में होता था डेल्टा J ±1। रोटेशनल कांस्टेंट जो है ये है और सिलेक्शन रूल्स ये थे। अब रमन रोटेशनल में क्या होता है, देखो स्पेशल बात क्या होती है। एक फोटोन आया, हम जो सीख रहे हैं अभी, फोटोन आया, फोटोन आके वो इस स्कैटरर में एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब हो सकता है कि सेम एनर्जी का फोटोन ही निकल जाए, ये हो गई एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। दूसरा ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन जो स्कैटर्ड हुआ है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वो कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकले और ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकले। तो ये एक टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस। इससे आपको एक बात और क्लियर होगी कि ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, मान लो दिस इज योर लेवल E0, दिस इज E1, दिस इज E2। ठीक है, E2। तो पहले में केस में फोटोन इंसिडेंट हुआ, ठीक है, और रोटेशनल स्पेक्ट्रा में कितना J अलाउड था, 1 का चेंज अलाउड था, J का चेंज कितना अलाउड था, 1 का। अब वो या तो एक ऊपर चला गया या एक नीचे जा सकता है, ऊपर चला गया मान लो। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, हो सकता है कि अगली अगली प्रोसेस में जो एमिशन हो रहा है, जो स्कैटर हो रहा है, उसमें वो या तो वापस आ सकता है या एक और ऊपर जा सकता है। तो एक स्टेप पे एक अलाउड है J का चेंज, और ये 2 स्टेप की प्रोसेस है। पहले में वो एब्जॉर्ब होता है, अगले में वो अमिट होता है। पहला इंसिडेंट है, दूसरा स्कैटरर है। तो यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस होने की वजह से पॉसिबिलिटी है कि या तो J में वो ऊपर गया और वापस आ गया, या फिर J में वो ऊपर गया और ऊपर चला गया, या फिर वो पॉसिबिलिटी है कि ऊपर से पहले में भी नीचे आया और दूसरे में भी नीचे चला गया। तो डेल्टा J जो सिलेक्शन रूल्स हैं, डेल्टा J अगर टोटल चेंज देखोगे तो या तो 0 हो सकता है और या फिर ±2 हो सकता है। यहां 2 तरह के डेल्टा J आपको मिल जाते हैं। ठीक है, +2 किसको वो शो करता है, अगर डेल्टा J में 2 का चेंज पॉजिटिव हुआ है, मतलब ऊपर जाना, मतलब वो एब्जॉर्प्शन शो करता है। एब्जॉर्प्शन यानी कि फोटोन को हर बार मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। अगर उसने मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो स्कैटरर फोटोन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, स्कैटरर फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से, या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, कम होगी। ठीक है, तो ये इस लाइन को हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं स्टोक्स लाइन। ठीक है, जिसमें फाइनल एनर्जी स्कैटरर की क्या हुई, कम हो गई इंसिडेंट से। अगर उल्टा जाओगे -2, तो वो एमिशन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें क्या होगा, स्कैटरर की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा। फोटोन अलग नहीं निकल रहा, और ज्यादा एनर्जी का निकल रहा है एक ही फोटोन। ठीक है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एंटी स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रमन इफेक्ट में खास बात है कि सिलेक्शन रूल चेंज हुए और 2 तरह की लाइंस ऑब्जर्व हुई, एक स्टोक्स लाइन और एक एंटी स्टोक्स लाइन। और अगर 0 हुआ तो मैं आपको बता दूं, कई जगह पे रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, मतलब अगर सिर्फ रोटेशनल की बात करें तो रमन स्पेक्ट्रम में 0 को बहुत बार रमन के सिलेक्शन रूल में लेते ही नहीं है।
तो अगर पेपर में आपको डेल्टा जे इक्वल टू +-2 भी मिल जाए ना, कोई ऑप्शन ना हो, तो आप ये भी रमन इफेक्ट में ठीक मानोगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ले सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ये जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस स्टेट में था, जिस एनर्जी में था, उसी में वापस आ गया, उसी में वापस निकला, मतलब इंसिडेंट की एनर्जी और स्कैटर्ड की एनर्जी सेम है। सेम है तो मतलब वो स्कैटरिंग हुई नहीं, वो रेले स्कैटरिंग हुई बेसिकली, और रमन स्कैटरिंग नहीं हुई। चेक कर लो, ठीक है, बात पता लग गई, सिंपल सी है। तो फिर एंटी स्टोक्स लाइन भी हो गई और एंटी स्टोक्स लाइन भी हो गई और सेम वाला भी हो गया। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जे जीरो को रमन रूल से बाहर रखा हो, सिर्फ +-2 आपको दे दिया जाए, तो भी ऑप्शन कोई और ना हो तो ये ठीक है, और इंक्लूड कर लिया जाए तब भी ये ठीक है। क्यों? क्योंकि जहां पे हम ब्रांचेस की बात करते हैं ना, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या कोई और ब्रांचेस बनाते हैं हम, ठीक है, उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो, मतलब हमारे पर्पस में नहीं आता, हमारी हिट लिस्ट में नहीं है वो, सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो लेकिन जाएं तो आपको इतनी बात पता हो कि उसमें डेल्टा जे को 0 +-2 दोनों तरफ से ले लिया जाता है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस मिल जाती हैं, OQS ब्रांच मिल जाती है, तो उसमें यहाँ पे रमन को टोटल इफेक्ट में काउंट किया जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इतनी बात है। एक चीज और रहेगी, प्यारी सी बता देता हूँ वो भी। तो पहले आप ये देख लो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको पता हो, हमने डिटेल में भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला याद हो, सिलेक्शन रूल्स याद हो, 0 पे मैंने मार्क कर दिया, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में ये है या नहीं है, उसके हिसाब से +-2 आ गया तो मतलब रमन इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। डेल्टा जे अगर +-2 है तो रमन इफेक्ट की बात हो रही है, इतना आपको ध्यान रखना है। साथ में ml ले सकते हो, वो तो आपको मालूम ही है, +-1 वाला वो जो वैल्यू चलता है, और 0 से 0 इज ऑलवेज फॉरबिडन, 0 to 0 इज ट्रिवियल, तो वो कभी नहीं अलाउड होता, किसी केस में नहीं अलाउड होता, ठीक है। अब अगला जो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपको दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप देखना है, जो हमने पिछले में भी देखा था, जिसमें आपको कंफ्यूजन भी हो जाती है। तो एनर्जी लेवल्स तो पिछले वाले ही हैं जो हमने पहले निकाले थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहीं है। अगर आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। उसमें क्या है, अगर हम हार्मोनिक वाला ऑसिलेटर वाला ही ले लें तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी में बी से लिख दूं, एन से लिख देता हूं, एन से ही लिखते होते हैं हम। यहाँ पे वैसे न्यू नोटेशन से यूज करते हैं बहुत बार, लेकिन हम ये लिख लेते हैं n+12 h का ओमेगा, है ना। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा तो रमन में भी यही होता है, और डिफरेंस भी आप बना ही सकते हो उसके हिसाब से। एन हार्मोनिक अगर लोगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसे बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रा में रहते हैं, और रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमारे पास एनर्जी लेवल्स वही वाले आ गए हैं। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी पहले बता देता हूं आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव रोटेशनल या इंफ्रारेड रोटेशनल वाले में इनएक्टिव है, जैसे हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में सीखा था कि N2 नहीं शो करता, प्योर रोटेशनल होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं शो करता, ठीक, तभी बताया था, ध्यान रखना, प्योर रोटेशनल की बात हो रही है। लेकिन रमन रोटेशनल में ये हो सकता है एक्टिव हो जाए। So the molecule which is purely inactive in molecular or in pure rotational spectra may be active in Raman rotational spectra, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी एनर्जी वाली डिस्कशन के साथ, कि एनर्जी डिस्कशन में हमें मालूम है कि EJ/hc लिख लेता हूं, ये कितना है, JJ+1, DJJ+1 कितना है। और नेक्स्ट चीज हमें है सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स कितने हैं इसमें, तो यहां पे हमें ये तो हो ही गया। अब डेल्टा जे क्योंकि कितना है, +-2, है ना। तो अब आप अगर डेल्टा EJ देखोगे, डेल्टा EJ/hc ऑफ कोर्स, तो वो कितना होगा, मैं यहां से +2 के हिसाब से लिखेंगे हम, पहले एनर्जी लेवल ही लिख दूं, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, मैंने सॉल्व नहीं करवाना है पूरा, ठीक है। बच्चों वाला कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो आराम से, डिफिकल्ट भी कर सकते हो, आपको आता है, आई नो, अंडरस्टैंड दैट, मैथमेटिक्स इतना क्रिटिकल है नहीं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर में ना, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पूरी उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में +-1 +-2
2j+1 2l+1 ऐसे ही फॉर्मूले हैं, डिफिकल्ट कहीं नहीं है। बस आपको ये पता लगना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला निकालना है और किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना, j+2 माइनस j, j+2 यहाँ पे आप पहले की तरह b तो कॉमन आ जाएगा, j की जगह j+2 भर दोगे और j+2 भर दोगे और माइनस कर दोगे j को, j और j+1। यही वाला डिफरेंस हमने पहले देखा था, पहले 1 के साथ देखा था, अब 2 के साथ देख रहे हैं क्योंकि 2 का चेंज आता है j में। इसमें कॉमन निकाल के कुछ माइनस करोगे तो b और ब्रैकेट के अंदर आएगा j² प्लस 2j प्लस 3j 5j प्लस 6 माइनस j² और माइनस j। तो इसे सॉल्व कर लिया हमने, j² से j² कट जाएगा, बाकी टर्म आ जाएगी और ये हो जाएगा 2b और अंदर बचेगा 2j प्लस 3। चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, पहुंच गए यहां तक। तो इसके हिसाब से बड़ी सारी चीजें, अब हमें बड़ी सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, बड़ी सारी चीजें क्लियर होगी कि एनर्जी इतने में है। अब आप देखो, हमने इसे न्यू बार लिखते हैं ना, इसे न्यू बार लिखते हैं, डेल्टा न्यू बार। तो हमने पीछे देखा कि स्टॉक लाइन में फ्रीक्वेंसी कम होती है, जितनी ओरिजिनल की होती है उसमें से आप मॉलिक्यूल ने जितनी एब्जॉर्ब कर ली, रमन मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं इस एनर्जी को, भी रमन एनर्जी भी या रमन शिफ्ट बोल देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर ली उतनी तो कम हो जाएगी। और एंटी स्टॉक में क्या होता है, एंटी स्टॉक में ये इतनी ही एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब करता है वो प्लस हो जाती है, राइट। तो अब वो कितने पे जाएगा वो उसके हिसाब से देखेगा कि जे 0 1 2 जो भी पुट करोगे उसके हिसाब से कितना। तो अगर आप एनर्जी लेवल देखोगे, जो गैप आएगा, एनर्जी तो आ गई, पहले लेवल की आ गई थी 0, फिर अगले लेवल की आ गई थी 2b, याद है पिछले में 0 आई थी, फिर यहाँ पे 2b आई थी, उसके बाद यहाँ पे 6b आई थी, उसके बाद यहाँ पे 12b आई थी, ऐसे आई थी ना। अब आप अगर दो के वजह से डिफरेंस देखोगे तो यहां से तो नीचे जा नहीं सकता, यहां से तो नीचे जा नहीं सकता, कहां से नीचे जाएगा ये, सीधा 6b से। तो 6b से अगर 0 में जाएगा तो गैप कितना आ गया, गैप कितना आ गया, पहली लाइन में आ गया 6b। दैट इज द फर्स्ट स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन ऑफ रमन शिफ्ट 6b से आती है। और उसके बाद अगर आप फोर्थ से सेकंड में भेज दो तो कितना गैप है, 12b माइनस 2b 10b। अगर उसके बाद वाला देखोगे तो दैट गैप विल बी 14b। इस तरह से गैप आ जाता है। आप यहां से भी निकाल सकते हो, j को 0 पुट करोगे, j को 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 3 3 इंटू 2b यानी कि 6b आएगा। j को 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 3 5 5 इंटू 2 10b आएगा। अगला पुट करोगे तो उस हिसाब से आंसर ऐड होता रहेगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये अब यहां पे मल्टीपल क्वेश्चंस बन जाते हैं आपको, जैसे कि मैं पूछ लूं फर्स्ट स्टॉक्स लाइन बताओ, आप कहोगे 6b पे है, ठीक। अच्छा, मैं पूछता हूं फर्स्ट स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन के बीच का डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट स्टॉक कहां पे है, 6b पे, एंटी स्टॉक कहां पे है, 6b पे। एक स्पेक्ट्रम के इस तरफ है, एक स्पेक्ट्रम के उस तरफ है इक्वली, ठीक है। यहां पे 0 है, एक इस तरफ है कम फ्रीक्वेंसी की तरफ, एक उस तरफ है ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ। कितनी डिस्टेंस पे है, 6b पे। अगले में कितने पे है, यस अगले में कितना, वो उधर से कितना है, वो भी 6b। ओके, तो गैप कितना हो गया एंटी स्टॉक और स्टॉक के बीच, 12b का। लेकिन अगर आप डिफरेंट स्टॉक्स लाइन के बीच का सेपरेशन देखोगे, 6b के बाद स्टॉक लाइन कहां पे अगली, 10 पे, उससे अगली कहां पे है, 14 पे। तो अगली लाइन के बीच में कितना सेपरेशन, 4b का, उससे अगली लाइन में कितना सेपरेशन, 4b का। तो जो रमन शिफ्ट में सेपरेशन चलता है वो कितना है, 4b का। क्लियर हुआ। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम में कितना गैप आता था, 2b। स्पेसिंग कितनी आती थी, कहां पे आती थी, 2b 6b 12b पे। स्पेसिंग का गैप कितना होता था, फिक्स होता था 2b, ठीक है। अब यहां पे स्पेसिंग कितनी है, स्पेक्ट्रा में स्पेसिंग, एनर्जी लेवल्स में नहीं। एनर्जी लेवल्स से बनेंगे स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा में बनेगी स्पेसिंग। क्वेश्चन आता है या तो बताओ एनर्जी लेवल्स इक्विस्पेस है या नहीं, या फिर रोटेशनल लेवल्स इक्विस्पेस है या नहीं, तो आपको वो देखना पड़ेगा। स्पेक्ट्रा अगर आप लाइन देखोगे तो 6b 10b 14b ये बिल्कुल स्टॉक्स लाइन आपस में इक्वी डिस्टेंट हैं,
नंबर क्या है 4b। पहली स्टॉक लाइन देखोगे तो वो आएगी 6b पे, पहली एंटी स्टॉक लाइन देखोगे 6b पे, ऐसे ही अगले वाले 10b 14b फिक्स हैं। लेकिन अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जनरल रोटेशनल स्पेक्ट्रा विदाउट रमन बात करोगे तो आंसर 2b और उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर होल थिंग। अगर ये आता है आपको तो बड़े आराम से ये फॉर्मूले से प्लस माइनस करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। यहां तक कोई डाउट है सोच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सब कुछ आ गया है, सब कुछ ठीक है। तो मैं आपको इस पे 2-3 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है, और उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे काम होता है। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। हाँ जी, तो पहले ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं आपको पहले सिंपल वाले करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद 2 क्वेश्चन और सिंपल वाले करवाऊंगा क्योंकि डिफिकल्ट है ही नहीं, करवाऊंगा कहां से। तो पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन देखते हैं, दो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है पहले आपके लिए, द फर्स्ट स्टॉक्स लाइन इन रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज गिवन टू बी दिस, ठीक है, और आपको पूछा रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। तो रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, बी, और फर्स्ट स्टॉक्स लाइन आपको याद है हमने करी थी, कितनी होती है 6b। तो अगर 6b आपको 12.96 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है तो b कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, खत्म हुआ, इतना सही था, सिंपल था। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टफ वाला तो आईआर रोटेशनल स्पेक्ट्रम स्पेसिंग इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है जिसमें इक्वी डिस्टेंट लाइंस होती हैं, वो वैल्यू आपको दे दी है कितनी, वो दे दी है 20 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये किसकी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2b, आपको याद है ना 2b से इक्वी स्पेस होते हैं। आपको पूछा फर्स्ट स्टॉक्स लाइन बताओ, वो होती है 6b, तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 20 दैट इज 60 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका आंसर आ गया, सिंपल सा था। अब हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, स्टॉक्स लाइन और एंटी स्टॉक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, काम खत्म, इतना ही है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। हाँ जी, तो 2 क्वेश्चन और करते हैं स्टॉक्स और एंटी स्टॉक्स लाइन पे, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, इसमें क्या है कि एक इंसिडेंट वेव जो है उसकी वेवलेंथ दे दी कि इस वेवलेंथ की वेव इंसिडेंट हुई, मटेरियल कौन सा, रमन मटेरियल, जो रमन फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, आपको स्टॉक्स लाइन की वेवलेंथ निकालनी है। तो अगर इसमें आप देखो तो वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ दी हुई है लेकिन बीच में एक फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेशन करना आसान है, क्योंकि स्टॉक्स लाइन का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, स्टॉक्स लाइन इंसिडेंट माइनस मटेरियल, है ना। तो ये आपको दे दिया, फ्रीक्वेंसी ही दे दी 20 into 10⁻12 हर्ट्ज। यहाँ पे ये जो है फ्रीक्वेंसी नहीं दी, वेवलेंथ दी है, और फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ से रिलेशन क्या होता है, 3 into 10⁸, यानी कि c अपॉन लैम्डा विच इज 1.5 into 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, मतलब -6, है ना। तो यहां से अगर आप 1.5 से 3 को काट दोगे और ये -6 ऊपर ले जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 2 into 10⁻14 हर्ट्ज, -20 को ये जो है 10⁻12 को हम 10⁻14 बना लेते हैं, तो साथ में क्या आ जाएगा, इट विल बी 0.2, ठीक, 2 - 0.2 1.8 into 10⁻14 हर्ट्ज, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी आ गई स्टॉक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी, राइट। हमें क्या पूछा है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए अब आप क्या करोगे, 3 into 10⁸ से इसको डिवाइड कर दोगे। अब देखो 10⁸ अपॉन 10⁻14 इज 10⁻⁻6, -6 मतलब माइक्रोन मीटर, वो तो सारे यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आपको बेसिकली 3/1.8 निकालना है। अगर 3/1.8 निकालना मुश्किल हो तो 30/18 कर देना, 6 पे काट देना, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, और 5/3 आपको मालूम है दैट इज 1.666, तो 1.67 हम लिख सकते हैं, और ये ऑप्शन हो गई सी, बड़े आराम से निकल गया, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपको रमन स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ दे दी, एक तो किससे एक्साइट किया, इंसिडेंट वाली, और स्टॉक्स लाइन कितनी आई वो भी वेवलेंथ दे दी। तो लैम्डा आपको अगर आप देखोगे इंसिडेंट वाली भी दे दी और स्टॉक्स लाइन वाली भी दे दी और मटेरियल वाली पूछ ली, है ना। तो ये हो गया स्टॉक्स लाइन वाली 2683, तो फॉर्मूला उल्टा कर लो, यहाँ पे 1/λm रमन शिफ्ट वाला
विल बी इक्वल टू 1 अपॉन इंसिडेंट, सी से सी दोनों तरफ से कट जाएगा, -1/2683। और एंगस्ट्रॉम इनवर्स को अब मैं अगर ऑप्शंस में आपको सेम यूनिट दिए होते एंगस्ट्रॉम इनवर्स, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ इतना सॉल्व करना था। लेकिन अब यूनिट दे दी उन्होंने सेंटीमीटर इनवर्स, तो एंगस्ट्रॉम इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स में जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10⁸ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। और जब इनवर्स लोगे तो फिर 10⁸ आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सिंपल है। तो अब इसे निकालना आसान काम नहीं है बिना कैलकुलेटर के, तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम है ना, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, देखो मैं इसे क्या करने वाला हूं, मैं इसे 1/2500 पुट कर दूंगा और इसे 1/2700 पुट कर दूंगा, और 100 मैंने बाहर निकाल लिया, बाकी अंदर लिखा हुआ है। तो ये अप्रोक्सीमेशन है। 2537 के पास था तो मैंने 25 लिख दिया। अब एक चीज मैं अभी बता दूं, अब कैलकुलेशन तो बहुत आसान होगी, देखो कितनी हुई, पहले इससे आंसर निकाल लें, फिर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम क्या है। तो 1/25 - 1/27 एलसीएम लोगे, 27 इधर जाएगा, -25 दैट इज 2, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 25 × 27 इंटू हो जाएगा 10⁸ दैट इज 10⁻6। ठीक है, 10⁻6। तो अब आपको ये कैलकुलेशन भी अच्छा, अगर ये भी टफ लगे तो क्या करो, बड़ा सिंपल है, 25 × 27 टफ लगे तो क्या करो, 26 - 1 26 + 1 दैट इज 26 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 676 - 1 दैट इज 675। तो 2/675 इज अप्रोक्सीमेटली 1/337 के करीब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हो गया। और इंटू 10⁻6 है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसे 3 लिख दूंगा, 10⁻3, और यहाँ पे क्या करूंगा, इसे 1000 लिख लूंगा, और 1000/337 विल बी नियरली इक्वल टू कितना होगा, बताओ कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग या 2.9 के करीब, अराउंड 3 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में ये -3 पावर तो गई, ये 7 × 10⁻2 पावर तो गई, बाकी कौन बचा, बाकी बचे ये दो, 2.14 या 4.14, दोनों के पास 10⁻3 है, सेंटीमीटर इनवर्स है। तो अब इनमें प्रॉब्लम आ गई कि हमारा आंसर आ रहा है 3 और एक्चुअल आंसर है या तो 2 या 4। तो अब क्या करें, अब आप देखो अप्रोक्सीमेशन में आपने किया क्या था, नंबर बड़ा आना चाहिए था कि छोटा आना चाहिए था, इस झोल की, इस ध्यान रखने की मैं बात कर रहा था आपको। तो यहां से देखते हैं, 2537 को मैंने थोड़ा सा छोटा ले लिया, है ना, छोटा लिया, तो 1 जो टर्म है, अगर मैं टोटल टर्म देखूं तो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने एक अप्रोक्सीमेशन में टर्म को अपर लिमिट पे ले गया, मैं दूसरी लिमिट में मैंने तो 2683 को बढ़ाया था तो 27 बढ़ा के लिखा है, यानी कि ये वाली टर्म जो है ये छोटी होनी चाहिए, लेकिन ये माइनस में है, तो अगर पूरी टर्म को देखूंगा मैं तो ये बढ़ा रहा है। अगर ये प्लस में होती फिर तो एक टर्म ऊपर लेके जा रही है, एक टर्म नीचे लेके आ रही है, बैलेंस हो गया, काम खत्म। लेकिन ये प्लस में नहीं है, माइनस में है, माइनस में ये भी टर्म बढ़ा रही है और ये भी टर्म बढ़ा रही है, तो दोनों मिल के बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो नंबर आने वाला है या आया है वो बड़ा आया है, उससे बड़ा नहीं आने वाला नंबर। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर है, ये अपर लिमिट है, तो हम नीचे वाली लिमिट पे जाएंगे और ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दिक्कत हो आप अप्रोक्सीमेशन मत यूज करो, लेकिन अगर आप फास्टेस्ट वे से निकालना चाहते हो तो अप्रोक्सीमेशन इज द बेस्ट मेथड। बहुत क्विकली, बहुत सारी जगहों पे आप बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हो गया ना, बड़े आराम से। ठीक, चलो ठीक है, तो यहां तक का काम आपका रमन स्पेक्ट्रम को पूरा करता है। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट्स में हमने क्वेश्चंस कर लिए अलग अलग तरह से, कहां वो लगता है कहां नहीं लगता, कहां इनइलास्टिक स्कैटरिंग में उसको माना जाता है, कहां रियल स्कैटरिंग को मान लिया जाता है, किसके साथ मॉलिक्यूल की कोलिजन हो रहा है, सब कुछ इसमें हो गया है। तो इसे ध्यान से पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करना। असाइनमेंट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करोगे फिर उससे बाहर नहीं आता पेपर में, वहीं पे से मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये कर लो। कोई डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट में आप डाल सकते हो। तब तक हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले डाउट वीडियो के साथ या अगले कॉन्सेप्ट के साथ, बड़े प्यारे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। फिजिक्स को मजे ले लेके पढ़ो, ताकि ग्रो भी करोगे और समझ भी आएगी तो मजा भी आएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप पढ़ते रहो, काम करते रहो। ठीक, stay tuned with us and see you in the next class. Take care, bye bye.